नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं के अंतर्गत गद्य खंड में प्रथम अध्याय दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं श्री प्रेमचंद जी। तो आइए सबसे पहले प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और उसके बाद पाठ का सार और फिर अभ्यास। तो सबसे पहले प्रेमचंद जी का जीवन परिचय हम पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता, यानी बहुत गरीब थे, ज़्यादा अमीर उनका परिवार नहीं था और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गई। सन 1936 में 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। मानसरोवर उनके ग्रंथ का नाम है, उसके 8 भाग हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। क्या मानते थे? प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे, यानी साहित्य के द्वारा समाज का परिवर्तन हो सकता है और कहा भी जाता है साहित्य समाज का दर्पण है। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलित का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रिय बच्चों, जो लेखक या कवि जिस काल में रहता है, अक्सर या ज़्यादातर उसकी कविताओं में, उसके लेखन में वही काल जीवित रहता है। उसी काल से जुड़ा हुआ संदर्भ, उसी काल से जुड़ी हुई भावनाएं उसके लेखन में रहती हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। और आपकी जो ये कहानी है, यह भी दो बैलों के विषय में है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। अब कथा के विषय में पढ़ें। दो बैलों की कहानी जो भी है, उस कथा के विषय में हम पढ़ेंगे। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो इस तरह हम देखते हैं इस कहानी के विषय में या इस कथा के विषय में, प्रेमचंद के विषय में बताया गया कि इस कथा में उन्होंने किस तरह से इस कथा का ताना बाना बुना है। तो चलिए अब कथा का सार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा, लेकिन मैं छात्रों से आग्रह करूंगा कि अपनी पाठ्यपुस्तक में
पूरी कथा को ध्यान से पढ़ें। विकल्पात्मक प्रश्न कथा के बीच में से पूछे जाते हैं, तो एक एक लाइन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। यहाँ मैं सार रूप में इस कथा को आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कथा का सार। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से एक है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कृषकों, कृषक समाज और पशु जगत के भावात्मक संबंधों को उद्घाटित किया है। यानी किसान और पशु किस तरह से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इस संबंध को लेखक ने यहाँ पर व्यक्त किया है। और प्रिय बच्चों, मैं ये समझता हूँ कि यह कथा कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि उस समय में, गुलामी के समय में, हमारे देश के जो आज़ादी के मतवाले थे, उन लोगों ने किस तरह से आज़ादी प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया था। इस कथा के नायक दो बैल हैं, हीरा और मोती। उनको आप अगर आज़ादी के दीवाने या देशभक्त मान करके इस कथा को पढ़ें तो शायद आपको और इस कथा में आनंद आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से कृषक समाज और पशु जगत के भावात्मक संबंधों को उद्घाटित किया है। कहानी के दो पात्र हैं, हीरा और मोती। सीधे सादे मोती, सीधे सादे, ये दोनों पात्र, हीरा और मोती, सीधे सादे भारतीय जन आंदोलन के प्रतीक हैं, जो आज़ादी पाने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, अंततः आज़ादी पा लेते हैं। प्रेमचंद की यह कहानी या कथा वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कथा है। यह कथा उसी काल को दर्शाती है और उसी काल में लिखी गई है। लेखक ने कथा का आरंभ गधे की बुद्धि से किया है, क्योंकि गधा स्वभाव से बहुत ही सीधा और सहनशील पशु है। बैल को गधे का छोटा भाई मानकर उसे बहुत सीधा पशु माना है। उसे बछिया का ताऊ कहा गया है। तो वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, विकल्पात्मक जो प्रश्न आएंगे, उन प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उसे किसका ताऊ माना गया है। तो इस तरह से एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे पाठ में, और यहाँ सार रूप में ध्यान से सुनेंगे। बैल सीधा हो या मूर्ख, परंतु कभी कभी यह अड़कर अपना असंतोष प्रकट कर देता है। इसलिए अपने अड़ियल स्वभाव के कारण इसका स्थान गधे से नीचे हो जाता है। अब कथा शुरू होती है। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम से दो बैल थे। दोनों ऊंचे डील डौल वाले, काम में सचेत रहते। दोनों में इतनी गहरी मित्रता थी कि मूक भाषा में दोनों एक दूसरे के मन के भावों को समझ लेते थे। संयोग से एक बार झूरी ने दोनों बैलों को अपने ससुराल भेज दिया। बेचारे बैलों को लगा कि हमारे मालिक ने हमें बेच दिया है। झूरी के साले के घर, जिसका नाम गया था, उसके घर जाकर बैलों को बहुत असुविधा प्रतीत होने लगी। उन्हें वहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे। रात को सभी के सो जाने के बाद वे अपना पूरा जोर लगाकर वहाँ से रास्ता तोड़कर झूरी के पास लौट आते हैं। बैलों का विद्रोह देख झूरी का हृदय पिघल गया। गांव के बच्चों ने अपने घर से तरह तरह के खाने का सामान लाकर उनका स्वागत किया, पर झूरी की पत्नी को बैलों का इस प्रकार भाग आना अच्छा नहीं लगा। उसे लग रहा था यह उसके भाई का अपमान है। दूसरे दिन झूरी का साला गया बैलों को लाने झूरी के गांव आ गया। उन्हें मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर अपने गांव ले गया। गांव ले जाकर उनका खूब अपमान करता है। खाने को सूखा भूसा देता है, खेत में खूब जोतता है, खेत में पैर न उठाने पर खूब डंडों से पीटता है। हीरा की नाक पर जब उसने डंडे बरसाए तो मोती गुस्से से लाल हो गया। मोती ने उन सब का मुकाबला करना चाहा, परंतु हीरा ने
संकेत से उसे चुप करवाया। लोग हीरा मोती को पकड़कर घर ले गए। घर के सभी लोग अपना भोजन करने से पहले उन्हें रूखा सूखा भोजन देकर या चारा देकर चले जाया करते थे। उसी समय उस घर की एक छोटी सी बच्ची उन दोनों की पीड़ा को समझकर उनके प्रेम के वशीभूत उन्हें प्रतिदिन 2 रोटियां दे जाती थी। वह बच्ची भी अपनी सौतेली माँ द्वारा प्रताड़ित थी, यानी जो गया था उसकी पत्नी यानी पहली पत्नी की वो बेटी थी। मोती यह सब जानकर उसकी सौतेली बेटी को सींग से फेंकने की बात हीरा से कहता है, पर लड़की की आत्मीयता देखकर उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया। एक दिन उन दोनों की पीड़ा को देखते हुए उस बच्ची ने दोनों की रस्सियां खोलकर उन्हें भागने में उनका साथ दिया। हालांकि वो दोनों बैल जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उस बच्ची ने वहाँ से आवाज़ लगाई कि देखो फूफा जी वाले बैल भागे जा रहे हैं। तब उन दोनों बैलों को वहाँ से चलना पड़ा। उस बच्ची के साथ उनका इतना प्रेम हो गया था कि उनका भागने का मन नहीं था। फिर भी उस बच्ची ने उनके भागने का शोर मचा दिया। यह शोर उस शोर को सुनकर दोनों भागे जा रहे थे। भागते भागते वे रास्ता भटक कर किसी के मटर के खेत में घुस गए, जहाँ बैठकर उन्होंने अपनी भूख मिटाई। इतने में उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा सांड दौड़ता हुआ चला आ रहा है, यानी रंभाता हुआ चला आ रहा है। सांड देखने में पूरे हाथी जैसा था। दोनों ने सांड का सामना करने की योजना बनाई। हालांकि अब से पहले उन्होंने कभी ऐसे शत्रु से वो इतने भयानक शत्रु से लड़े नहीं थे। एक ने आगे से और दूसरे ने पीछे से उस पर ऐसा प्रहार किया कि सांड वहाँ से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते बेहोश होकर गिर गया। गिरते हुए वैरी पर प्रहार नहीं करना चाहिए, यह बात सोचकर उन्होंने उस सांड को छोड़ दिया। प्रिय बच्चों, इस पाठ में बहुत सारी नीतिपरक बातें भी आई हैं, जिनमें से एक बात यह भी है कि गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं उठाना चाहिए। पहली बात आपने देखी, जब वह उस बच्ची को या उसके घरवाली को मारना चाहता है तो वह उसको मना कर देता है कि स्त्री जाति पर सींग नहीं उठाना चाहिए। तो कुछ नीतिपरक मूल्य की बातें भी यहाँ पर हैं, तो इनको भी आप ध्यान रखें। यह बात सोचकर उन्होंने सांड को छोड़ दिया। अब दोनों को भूख सताने लगी। वे किसी के मटर के खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया और पकड़कर कांजी हाउस नामक मवेशी खाने में बंद कर दिया। मवेशी खाने में बंद पशुओं को देखकर वे सोचने लगे, इससे तो गया ही अच्छा था। वहाँ पर जो खाने में कुछ नहीं, वहाँ पर तो खाने में कुछ नहीं मिला। अब वे वहाँ से भी भागने की योजना बनाने लगे। वे वहाँ की दीवार गिराना चाहते थे। वहाँ की दीवार गिरते ही उन्होंने वहाँ बंद पशुओं को वहाँ से मुक्त कराया। 2 प्रयास किए, दूसरे प्रयास में दीवार उन्होंने गिरा दी और वहाँ से जो बंद पशु थे उनको मुक्त कराया। गधे अपने सीधेपन के कारण वहाँ से भागना नहीं चाहते थे, परंतु उन्होंने अपने अड़ियल स्वभाव के कारण गधों को भी वहाँ से भगा दिया। पीटने के बाद उन्हें खूब मोटी रस्सियों से बांध दिया गया, क्योंकि एक की रस्सी तो खुल गई थी, दूसरे की रस्सी बंधी रह गई, तो इस वजह से दोनों ही वहीं पर बैठ गए। तो यहाँ एक नीतिपरक मूल्य ये भी आता है कि विपत्ति के समय मित्रों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। 1 सप्ताह तक वे दोनों बिना किसी चारे दाने के वहीं पड़े रहे। शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन बैलों को मवेशी खाने से निकाला गया। डुग्गी बजने लगी। बैलों की नीलामी के लिए लोग एकत्रित हो गए। अचानक
एक कठोर मुद्रा वाला दड़ियल व्यक्ति आया और उन दोनों बैलों को खरीद कर ले गया। दोनों का अंतर्मन उस दड़ियल की इच्छा को भांप गया था, यानी वो सोचने लगे थे या समझ गए थे कि ये ज़रूर कोई कसाई है जो हमें ले जा कर के काट देगा। तो उसकी इस अवस्था को देखकर वो दोनों डर गए थे। उनकी धीमी चाल को देखकर दड़ियल उन्हें डंडे मारता था और आगे खींचता था। जिस मार्ग से वह दड़ियल उन्हें ले जा रहा था वह रास्ता उन्हें परिचित सा लगा, क्योंकि गया भी उसी रास्ते से उन्हें लेकर गया था। वे अपना खेत, कुआं, घर देखकर इतनी तेजी से भागे कि अपने स्थान पर जाकर ही रुके। झूरी ने जैसे ही उन्हें देखा बारी बारी से गले लगाया। दड़ियल जब जबरदस्ती उन्हें ले जाने के लिए कहने लगा तो बैलों ने उसे ऐसा सींग चलाया कि वह डर के मारे वहाँ से भाग गया। अंत में वह वहाँ से दूर चला गया। थोड़ी देर बाद झूरी ने बैलों को खली, चोकर, चारे, दाने से उसकी जो नान थी उसको भर दिया, जिसे दोनों बैलों ने जी भर कर खाया। झूरी दोनों को सहला रहा था। दोनों को देखकर सारा गांव उत्साह से भर गया था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों का माथा चूम लिया। हालांकि मालकिन उनसे थोड़ी सी नफरत करती थी क्योंकि वो वापस आ गए थे, लेकिन इस बार मालकिन का हृदय भी परिवर्तित हो गया और उसने उन दोनों का माथा चूम लिया। तो यह पाठ का सार था, कहानी का, कथा का सार था। तो अब इसके प्रश्न अभ्यास की बात करेंगे। तो आइए करते हैं इसका प्रश्न अभ्यास। पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो इसका उत्तर इस तरह से हो सकता है। कांजी हाउस एक स्थान था जहां पर लावारिस पशुओं को बंद किया जाता था, या कांजी हाउस एक सरकारी स्थान था जहां पर लावारिस पशुओं को बंद किया जाता था। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती होगी ताकि पशुओं की संख्या का पता चल सके, कोई पशु वहाँ से भागकर दूसरे खेत में घुसकर उसे नष्ट न करे, या कोई पशु वहाँ से भाग तो नहीं गया है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर इस तरह हो सकता है। छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम इसलिए उमड़ आया क्योंकि उस बच्ची की माँ की बचपन में ही मृत्यु हो चुकी थी। वह माँ के प्यार के अभाव को समझती थी। उसने जब हीरा मोती को अपने स्वामी से दूर देखा तो उसके मन में उनके प्रति प्रेम उमड़ आया। वह स्वयं को तथा हीरा मोती को समान परिस्थितियों का भागी समझने लगी। उसे अपनों से दूरी की पीड़ा का बहुत गहरा अनुभव था, इसलिए उस छोटी बच्ची को उन दोनों बैलों के प्रति बहुत स्नेह या प्रेम उमड़ आया। तीसरा प्रश्न देखें। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया, इस कहानी में कई नीति विषयक मूल्य हैं। तो उत्तर इस तरह हो सकता है। इस कहानी के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्यों को बताया गया है, या इस कहानी के माध्यम से अनेक नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आते हैं। जैसे मित्र वही जो विपत्ति में काम आए। हीरा और मोती की मित्रता सच्ची मित्रता का साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करती है। दूसरा, आपस में प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, परस्पर प्रेम पूर्वक रहना। तीसरा, दूसरों के हित के लिए जीने की प्रेरणा। हीरा मोती कांजी हाउस में वहाँ उसकी दीवार तोड़कर अन्य जानवरों को बाहर निकाल देते हैं। अगला है स्त्री जाति के प्रति आदर भाव। जब वह उस बच्ची को मारने की बात कहते हैं तो उनमें से एक ही रोक देता है कि नहीं, स्त्री पर सींग नहीं चलाना चाहिए। एक और नीति विषयक इसमें मूल्य आता है कि गिरे हुए शत्रु पर भी सींग नहीं चलाना चाहिए, या गिरे हुए शत्रु को भी नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से ये तीसरा प्रश्न हुआ। चौथा प्रश्न हम देखते हैं। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है?
इसका उत्तर इस तरह हो सकता है। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की स्वभावगत दो विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ की ओर संकेत किया है। गधे की मूर्खता, उसकी सरलता और सहनशीलता के आधार पर लेखक ने एक नया अर्थ हमारे सामने रखा है। लेखक ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों से की है। गधा सम विषम परिस्थितियों में एक जैसा बना रहता है, इसलिए लेखक ने उसके सरल और सहनशील होने का संकेत दिया है। प्रश्न नंबर 5, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में सच्ची मित्रता थी? कहानी में आई बहुत सी घटनाओं से पता चलता है। इसका उत्तर इस तरह हो सकता है। कहानी में आई बहुत सी घटनाओं से पता चलता है कि हीरा मोती में सच्ची मित्रता थी, जिनमें से कुछ घटनाएं इस प्रकार हैं। दोनों को जब हल में जोता जाता था तो दोनों का यही प्रयास रहता था कि अधिक से अधिक भार उसके ऊपर हो। नंबर 2, दोनों एक दूसरे को सूंघकर चाटकर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते थे। नंबर 3, गया द्वारा हीरा को पीटने पर मोती को बहुत कष्ट हुआ और वह उसका हल रस्सी तोड़कर जोत सब लेकर भाग खड़ा हुआ। नंबर 4, सांड द्वारा आक्रमण का सामना दोनों मित्र बहुत ही समझदारी व योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। और इसमें हो सकता है नंबर 5, जब कांजी हाउस से दोनों बैल अन्य पशुओं को भगा देते हैं तो दोनों बैल वहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि उनमें से एक की रस्सी नहीं खुलती है। तो इस तरह सिद्ध होता है कि दोनों बैलों में बहुत अधिक मित्रता थी। छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। कहानी में हीरा के इस कथन से यह स्पष्ट है कि उस समय के समाज में नारी के प्रति कोई आदर सम्मान का भाव नहीं था। कहानी के पात्र हीरा मोती एक अच्छे इंसान के प्रतीक स्वरूप हैं। वह स्त्री की शारीरिक प्रताड़ना के प्रबल विरोधी के रूप में उभरे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि उस समय नारी का सम्मान कम था और उस पर अत्याचार होता था, और जिसका प्रेमचंद जी जैसे कथाकारों ने प्रबल विरोध किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह अभिव्यक्त किया गया है? इसका उत्तर इस तरह हो सकता है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में अधिकतर किसान के जीवन को उभारा है। किसान के जीवन में पशु और मनुष्य के संबंध बहुत ही गहरे थे। किसान का जीवन गाय बैल के साथ अत्यंत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, इसलिए वह उसको अपना पारिवारिक सदस्य मानता है। झूरी अपने बैलों को अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करता है। झूरी के बैल उसके लिए किसी भी हीरे मोती से कम नहीं है। उसके बैल गया के पास जाने के बाद जब वापस उसके घर लौट आते हैं तो वह बहुत प्रसन्न होता है। वह उनकी स्वामी भक्ति देखकर भाव विभोर उठता है। ऐसी भाव विह्वलता को देखकर लगता है किसान अपने पशुओं के प्रति पूरी तरह से आत्मीय रहते थे। अब प्रश्न नंबर 8, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं लिखिए। उत्तर इस तरह हो सकता है। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी बहुत सारी स्वभाव की विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, मोती का स्वभाव उग्र था। वह हृदय से कोमल, दयालु और करुण है। परहिताय जीवन जीने का उसके अंदर भाव है। नंबर 3, मुसीबत में वह मित्र का साथ देता है। नंबर 4, अत्याचार को वह सहन नहीं करता है। नंबर 5, सांड का सामना कर साहस का परिचय देता है। अब अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय देखें, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति रही होगी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाले मनुष्य वंचित रहता है। उत्तर इसका देखें, हीरा और मोती बहुत गहरे मित्र थे। दोनों मूक भाषा में एक दूसरे के मन की बात को समझते थे।
उनमें अवश्य कोई दैवी शक्ति छुपी हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप, प्रभाव स्वरूप उनमें ऐसा दिव्य गुण था। मनुष्य जो स्वयं को बहुत श्रेष्ठ प्राणी मानता है, ऐसी शक्ति से सदा वंचित रहता है, क्योंकि वह एक दूसरे के इतना समीप होकर भी दूसरे के मन भावों को नहीं समझता है। दूसरा आशय देखें, उस एक रोटी से भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल जाता था। इसका उत्तर देखें, गया के घर हीरा मोती पर हो रहे अत्याचारों को देखकर उसकी छोटी लड़की का हृदय द्रवित हो जाता है। वह रात को उन्हें एक एक रोटी दे जाती है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती, पर उनको मानसिक संतोष अवश्य मिल जाता है। उन्हें लगता था कि यहाँ पर उनसे प्यार करने वाला कोई तो है। उनका हृदय एक विशेष प्रकार की ऊर्जा से संचालित हो जाता था। 10वां प्रश्न है, गया ने हीरा और मोती को दोनों बार रूखा सूखा खाने के लिए दिया, क्योंकि अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि गया दूसरे बैलों पर, पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। अब रचना और अभिव्यक्ति के 2 प्रश्न हैं, उन्हें देखें। हीरा और मोती के शोषण के खिलाफ, हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, उसके लिए प्रताड़ना सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार व्यक्त करें। प्रिय बच्चों, ऐसे प्रश्न अक्सर आते हैं और इनको पूरी कहानी को ध्यान में रखकर या पूरे पाठ को ध्यान में रखकर इनका उत्तर लिखना चाहिए। आपकी सहायता के लिए मैं इसका उत्तर बोलने का प्रयास करता हूँ। हीरा और मोती की कहानी वास्तव में शोषण के खिलाफ या शोषण का विरोध करती है, जिसमें वे दोनों इसका विरोध करते दिखाई देते हैं और प्रताड़ित भी होते हैं। इस विषय पर मेरे मतानुसार शोषण का विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए। अत्याचार को सहन करना अत्याचार करने से भी ज़्यादा घातक है। शोषित बनकर घुट घुट कर जीने से बेहतर है उसका खुलकर विरोध किया जाना चाहिए। किसी का अत्याचार सहन करना आपकी कमजोरी को दर्शाता है। 12वां प्रश्न देखें, क्या आपको लगता है कि यह कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? इसका उत्तर हो सकता है, 2 बैलों की कहानी की रचना स्वतंत्रता आंदोलन के समय में ही हुई थी, इसलिए प्रस्तुत कहानी आज़ादी के लड़ाई की ओर संकेत करती है। प्रेमचंद ने एक रूपक के माध्यम से पूरी घटना को एक कथा का मूल रूप दिया है, जिसमें लेखक ने दोनों बैलों को भारत के नागरिक के रूप में उभारा है। दोनों स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते हैं। एक हिंसात्मक प्रवृत्ति का है तो दूसरा अहिंसात्मक। अपने मालिक का घर उनका अपना देश है, जहाँ जाने के लिए वे अनेक बाधाओं का सामना करते हैं। अंततः वे स्वदेश आ ही जाते हैं। प्रेमचंद कलम के सिपाही रहे हैं। उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से लोगों में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागृति की भावना पैदा की। निश्चित रूप से यह कहानी स्वतंत्रता आंदोलन की ओर संकेत करती है। तो प्रिय बच्चों, इस तरह से यह आपका पाठ अभ्यास पूरा हुआ। मैं समझता हूँ आपको इसका सरलार्थ, संक्षिप्त रूप में जो सरलार्थ प्रस्तुत किया गया या कहानी का सार जो प्रस्तुत किया गया वह पूरी तरह समझ में आया होगा, और जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए वो भी आपको समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान बिंदु के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए और मित्रों को प्रेषित करिए। धन्यवाद।